खबरों की शुरुआत मध्य प्रदेश के सियासी घमासान से। आज का दिन भी एमपी में एक्शन भरा रहने की उम्मीद है। जराये के मुताबिक वज़ीर आला कमलनाथ सियासी सरगर्मियों पर गवर्नर लालजी टंडन से मुलाकात करने वाले हैं। ये मुलाकात अब से कुछ ही देर बाद राजभवन में होने वाली है। जराये के मुताबिक कमलनाथ बेंगलुरु में ठहरे अरकान असेंबली को भोपाल लाने के मामले पर गवर्नर से बातचीत करेंगे, उनसे इस मामले में मदाखलत की अपील करेंगे। ख्याल है कि मध्य प्रदेश के कमोबेश 19 अरकान असेंबली बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में है। इसके अलावा असेंबली इजलास को मौखर करने की भी वज़ीर आला कमलनाथ मांग कर सकते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र उनका ये मुतालबा देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश का असेंबली इजलास 16 मार्च से शुरू होने वाला है। इस बीच बेंगलुरु से कुछ मेंबरान असेंबली के भोपाल पहुंचने की भी खबरें हैं। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि किस तरह से मध्य प्रदेश का जो सियासी घमासान है वो जारी है और आज का दिन भी तमाम तर सरगर्मियों भरा रहने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि वज़ीर आला कमलनाथ सियासी सरगर्मियों पर गवर्नर लालजी टंडन से मुलाकात कर सकते हैं। उनकी ये मुलाकात इस मायनों में काफ़ी अहम समझी जा रही है, क्योंकि एक तो वो बात करेंगे अरकान असेंबली के ताल्लुक से जो बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं, और कोरोना वायरस को देखते हुए जो असेंबली का इजलास है उसको भी मौखर करने की अपील वज़ीर आला कमलनाथ कर सकते हैं गवर्नर से। तो जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में जो सियासी सरगर्मियां हैं उन पर हमारी नज़र बनी हुई है और गवर्नर के आने की ही उनका इंतज़ार किया जा रहा था कि गवर्नर लालजी टंडन जब वहां पहुंचेंगे तो उसके बाद क्या कुछ वहां पर सूरत हाल रहेगी। इसी के ताल्लुक से लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, क्योंकि वज़ीर आला कमलनाथ जो हैं वो गवर्नर से मुलाकात में कई अहम मामलों पर बातचीत कर सकते हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, लगातार यही इंतजार किया जा रहा था कि गवर्नर लालजी टंडन कब भोपाल पहुंचे और उसके बाद वहां पर जो सियासी मंजरनामा है वो और तब्दील होने की भी उम्मीद की जा सकती है। आपसे तफसील चाहेंगे। है ना, बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले 4 दिनों से जो सियासी घमासान चल रहा था वो आज भी जारी है, क्योंकि देर रात गवर्नर लालजी टंडन भोपाल पहुंचे और अभी सीएम हाउस में कुछ ही लम्हों में सीएम कमलनाथ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जो पूरा भी मामला चल रहा है उस मंजरनामे पर उस पर गवर्नर से बात करेंगे। जहां पर 6 वज़रा के इस्तीफे का मामला है उसकी पर बात करेंगे, और फिर जो 19 मेंबरान असेंबली बेंगलोर में है उसको लेकर बात की जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से दावा और किया जा रहा है कि उनके पास अक्सरियत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 16 तारीख से जो असेंबली का सेशन शेड्यूल है उससे पहले जो है फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, जबकि कांग्रेस का कहना है कि जब तक बाकी मेंबरान असेंबली को जो है हाजिर नहीं किया जाता तब तक ये मुमकिन नहीं है। लेकिन इसी बीच जब ये खबर आई, क्योंकि भोपाल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि बेंगलोर में जो मेंबरान असेंबली हैं वो स्पेशल फ्लाइट से भोपाल पहुंचने वाले हैं। तो ये समझा जा रहा है कि अगर वो मेंबरान असेंबली भोपाल आ रहे हैं तो उनको गवर्नर के सामने पेश किया जाएगा। इस तरह की जो सियासी गहमागहमी चल रही है उस मामले को लेकर जो है दोनों पार्टियों की नज़र बनी हुई है। और जरा ये भी कहना है कि अगर जो है इस 22 मेंबरान असेंबली जो है राजी नहीं होते हैं और इनका इस्तीफा मंजूर होता है तो कांग्रेस के सभी मेंबरान असेंबली एक साथ इस्तीफा देकर वो इलेक्शन को जाने की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ज़ाब्ते की बात करते हैं तो ज़ाब्ते के मुताबिक एक ऐसा रूल है कि अगर जो असेंबली का इंतखाब हुआ और उसके 50% मेंबरान असेंबली जो है एक साथ रिजाइन कर देते हैं तो मिड टर्म पोल की जो है ऐसे हालात बन सकते हैं। तो हमें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि अगर कांग्रेस जो है अपनी अक्सरियत को साबित नहीं कर सकती है ना। जी मेहताब, जिस तरह से आपने मिड टर्म पोल की बात कही है तो लगातार हम भी ये बात कर रहे थे कि जो लोग पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, चाहे वो जो भी पार्टी हो, जब उनकी वफादारियां बदलती हैं तब वो किस मुंह से अपने उस इलाके में वापस जाएंगे जहां के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। सबके बीच में लगातार हम देख रहे हैं जो आम लोग हैं, आम जनता है, उसका जो मसाइल है वो अपनी जगह बरकरार है। ना उन तक कोई स्कीमात की बात पहुंच पा रही है, ना उनके लिए किसी तरह की और फलाही स्कीमों की बात हो पा रही है। सबसे ज्यादा नुकसान तो एक आम हिंदुस्तानी का ही हो रहा है इस सबके बीच में। है ना, मैं आपके तमाम सवालों का जवाब इस शेर से दे देता हूं कि सियासी लोगों से
मत रखिए वफा की उम्मीद, ये तो गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। कल तक शिवराज सिंह जहां ये कहते थे कि माफ करो महाराज, अब की शिवराज, अब वही शिवराज जी ये कह रहे हैं कि शिवराज और महाराज साथ साथ। अब देखिए कि यहाँ पर पार्टियों के अपने एजेंडे तो हैं, अपने मफाद हैं, लेकिन आवाम की तवक्कुआत क्या है कि आवाम के बीच, जनता के बीच जो ये लोग गए थे, उन्होंने जो वहाँ पे दावे और वादे किए थे, उसका क्या होगा, इस पर बातचीत कोई नहीं कर रहा है। आवाम तो अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि अगर पूरे मंजरनामे पर हम नजर डालते हैं तो 15 महीने की सरकार में जो कुछ भी हो रहा है, कहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि जो है हमारा इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेग पुलिंग की बात हो रही है। लेकिन मैं आपको हवाला देना चाहूँ कि कल जो है बेंगलोर में उसी रिजॉर्ट में जब कैलाश विजयवर्गीय और भारतीय जनता पार्टी के साबिक जो है सदर राकेश सिंह जब वहां पर जाते हैं तो उनका पुलिस जो है ले जाके मुलाकात करवाती है। लेकिन अगर वहां पर 2 कैबिनेट मिनिस्टर कमलनाथ के वहां पर जाते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो पुलिस उनके साथ न सिर्फ झूमाझटकी करती है, उनके साथ, बल्कि हम देख रहे हैं कि उनके साथ खिलाफ FIR भी दर्ज की जाती है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, तो सवाल यह है कि वहां पर पुलिस ने उनको मुलाकात क्यों नहीं करने दी। बल्कि एक MLA जो है, जो यहाँ हाट पिपलिया के, उनके वालिद भी मिलने गए थे, तो पुलिस ने उनके वालिद को भी अपने बेटे से मिलने का मौका नहीं दिया। तो तमाम चीजों में जो कांग्रेस का जो दावा है और जो इल्जाम लगा रही है कि उसके मेंबरान असेंबली को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगवा कर रखा है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें सदाकत नजर आ रही हैं। क्योंकि अब जो है यहाँ पे पूरा मामला जो है स्पीकर और गवर्नर के हाथ में है, और गवर्नर जो है क्या तय करते हैं उस पर सबकी नजर बनी हुई है। अगर ये भी जो है कहा जा रहा है कि जिस तरह से अभी जो खबर आई है जराये के हवाले से कि मेंबरान असेंबली स्पेशल फ्लाइट से भोपाल पहुंच रहे हैं और एयरपोर्ट पर जिस तरह से सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है, वो सारे मेंबरान असेंबली को गवर्नर के सामने पेश करके भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि फ्लोट जो है 16 से पहले करवाया जाए। लेकिन अभी हमारे पास 1 मिनट पहले खबर आई कि मध्य प्रदेश के वजीर राब्ता अम्मा और वजीर कानून PC शर्मा ने बयान दिया है। वो कहते हैं कि जो है कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ एक महामारी की शक्ल अख्तियार कर गया है, तो क्यों ना असेंबली का सेशन जो 16 मार्च से शुरू होना था उसकी उसमें मुद्दत में तौसीह कर दी जाए। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और लगातार नज़र बनी हुई है और जिस तरह से गवर्नर लालजी टंडन से मुलाकात होनी है, चाहे वो वज़ीर आला कमलनाथ मुलाकात करें या फिर BJP के अरकान असेंबली मुलाकात करें, इस पर नज़र बनी हुई है। और बेहद अहम खबर, दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाकों में नीम फौजी दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक हालात यहां मामूल पर हैं। आपको बताएं कि इलाके में नीम फौजी दस्तों की 30 कंपनियों को तैनात किया गया है। फसाद ज़दा इलाकों में फोर्स का फ्लैग मार्च जारी है और अमन कमेटियों ने भी लोगों से पुरअमन हालात बरकरार रखने की अपील की है। एडिशनल CP 4 DCPs यहां हालात पर नजर रखे हुए हैं। तो बेहद अहम खबर, दिल्ली के शुमाल मशरक़ी इलाके में नीम फौजी दस्ते तैनात हैं। और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि अब कई और कंपनियां जो हैं वो फोर्सेस की तैनात कर दी गई हैं, फोर्स का फ्लैग मार्च भी जारी है, यानी लोगों को पूरी तरह से ये यकीन दिलाने की कोशिश है कि हालात ठीक हैं, नॉर्मल हैं। शंकर, निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से बकायदा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में जहां पे सबसे ज्यादा दंगे हुए, तो उन इलाकों में लोगों के बीच में अमन और चैन बनाए रखने के लिए ये एक बेहद जरूरी कदम है। और इसी मामले की नजाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस और साथ साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं, उसके जवान जो है बकायदा फ्लैग मार्च कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, हर गली मोहल्ले से गुजरते हुए बकायदा फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिससे कि लोगों के बीच में एक अमन और चैन का जो एक संदेश दिया जा सके। और लोगों से भी अपील की जा रही है कि आप लोग इस इलाके में सुरक्षित हैं और कहीं भी कोई भी किसी तरह की दिक्कतें नहीं है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि गृह मंत्रालय के द्वारा एक पहल की जा रही है और इस मामले में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उन इलाकों में जाकर के फ्लैग मार्च करना है और इसके साथ ही इलाके के लोगों में एक विश्वास जगाना है। तो इसके लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं और आज जुम्मे की नमाज है। जुम्मे की नमाज के पहले भी कई जो एक अमन कमेटी के साथ में बैठक की जा रही है, लोगों से मुलाकात की जा रही है और यहाँ तक कि अमन कमेटी के जो तमाम जो लोग हैं उनसे भी बाकायदा एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि जाकर के जब आज जुम्मे की नमाज हो तो उस वक्त में नमाज के बाद लोगों से भी बातचीत करें, लोगों को बताएं और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए
जो अपील है वो की जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दंगा के मामले पर जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री भी संसद भवन में बकायदा जिस तरह से उन्होंने इस मामले में बताया किस तरह से दंगा हुआ, किस तरह से कितने लोग इसमें मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए, इसकी मुख्य वजह क्या रही है। तो उसके जी, तो बहरहाल आज जुमे के पेश नजर दिल्ली के शुमाल मशरिकी इलाके में खास एहतियात बरती जा रही है। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और लगातार वहां के हालात पर हमारी भी नजर बनी हुई है। इलाके में नीम फौजी दस्तों की 30 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। जुमे के पेश नजर फ्लैग मार्च किया गया है। अमन कमेटियों ने भी यहां लोगों से अमन व अमान बरकरार रखने की बार बार अपील की है। शहरियत कानून के खिलाफ लखनऊ में एहतजाज करने वाले मुलजमीन की जायदाद को योगी सरकार कुर्क करने की तैयारी में है। खबर के मुताबिक लखनऊ के हसनगंज इलाके में एहतजाजियों को जुर्माना जमा करने का नोटिस जारी किया गया। एक भी मुलजिम ने योगी सरकार के जरिए थोपे गए जुर्माने की रकम अदा नहीं की। अब यूपी सरकार ने उनकी जायदादों को कुर्क करके नीलाम करने का फैसला किया है। वाज़ेह रहे कि 13 अफराद एहतजाज के दौरान सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मुलजिम हैं। उन पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने लखनऊ में लगाए गए पोस्टर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ अपने आप को वज़ीर आला नहीं बल्कि बादशाह समझने लगे हैं। अंग्रेजों की गुलामी करने वाले ये लोग मुल्क में अंग्रेजों का ही कानून नाफिज करना चाहते हैं। और से सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा। योगी आदित्यनाथ को ये गलतफहमी हो गई है कि वो मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश के राजा बन गए हैं, जो चाहेंगे करेंगे। उन्होंने कानून को ताक में रख दिया है। उत्तर प्रदेश की जैसी हालत है ऐसी सोची नहीं जा सकती है। सीए के खिलाफ लोगों को पुलिस ने मारा है और उन्हीं के घरों को और दुकानों को बेच के आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। ये अंग्रेज क्या करता था, और चूंकि ये लोग अंग्रेज के साथ खड़े थे उस वक्त, तो जो अंग्रेज करता था वो सब कुछ इन्होंने सीखा है और वही काम उत्तर प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। और उन्नाव इस्मत दरी की मुतासरा के वालिद की मौत के मामले से जुड़ी ये खबर 30 हज़ारी कोर्ट ने यहाँ सजा का ऐलान कर दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर को 10 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने 10 लाख का जुर्माना भी आयद किया है और जुर्माने की रकम मुतासरा को देने की हिदायत दी गई है। तो उन्नाव इस्मत दरी मुतासरा के वालिद की मौत के मामले से जुड़ी अहम खबर 30 हज़ारी कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। लगातार हम बात कर रहे थे, सुशील पांडे हमारे साथ मौजूद थे सुबह भी, उन्होंने भी यही बताया था कि जो कोर्ट है उसका रुख काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है। और अब ये खबर कि कुलदीप सिंह सेंगर को 10 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है। न सिर्फ ये सज़ा बल्कि 10 लाख का जुर्माना भी आयद किया गया है और जुर्माने की रकम मुतासरा को देने की कोर्ट ने हिदायत दी है। बेहद अहम खबर उन्नाव इस्मत मुतासरा के वालिद की मौत के मामले से जुड़ी हुई, जिसमें 30 हज़ारी कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर को 10 बरस कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 10 लाख का जुर्माना भी आयद किया है और जुर्माने की रकम मुतासरा को देने की हिदायत दी है। उन्नाव इस्मत दरी की मुतासरा के वालिद की मौत के मामले में अहम फैसला 30 हज़ारी कोर्ट से आ गया है और इस पर कोर्ट ने सख्त रद्द-ए-अमल का भी इजहार किया था और सख्त नोट इसका लिया था और उम्मीद यही की जा रही थी कि इसमें सख्त सज़ा का ऐलान हो सकता है। और अब कुलदीप सिंह सेंगर को 10 बरस कैद की सज़ा सुनाई गई है और 10 लाख का जुर्माना भी आयद किया गया है। तो बेहद अहम खबर उन्नाव इस्मत रेजी मुतासरा
मामले से जुड़ी हुई, जिसमें मुतासरा के वालिद की मौत का मामला सामने आया था और फिर 30 हज़ारी कोर्ट ने आज सजा का ऐलान कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर को 10 बरस कैद की सजा, 10 लाख का जुर्माना आयद किया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने कल राज्यसभा में दिए गए अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि अमित शाह उन पुलिस वालों का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने दिल्ली तशद्दुद को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। अमित शाह ये बताएं कि उन्हें ये कैसे पता चला कि 300 लोग बाहर से आए थे। अमित शाह जी ने जो पार्लियामेंट में बोला है वो झूठ का पुलंदा है। उन्होंने कहा 36 घंटे के अंदर कंट्रोल हो गया। उन्हें मालूम ही नहीं है कि 3 दिन से ज़्यादा दंगा होता रहा। उन्होंने कहा कि 300 लोग बाहर से आए थे। मुझे ताज्जुब होता है कि अमित शाह जी को गिनती भी मालूम है कि 300 लोग आए थे। तो वो कौन से 300 लोग थे वो बताएं, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे। पुलिस उस दंगे में शामिल थी और अमित शाह जी कह रहे हैं पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने जिन लोगों को कहा था भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को कि गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है। ऐसा गृह मंत्री इस देश ने पहले कभी नहीं देखा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बारिश और बर्फबारी के सबब बंद हो गई है। सड़क पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। नाशी टनल के करीब गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। खत्ते में चट्टानें और मिट्टी के तोदे खिसकने के वाकयात भी पेश आए हैं। हैदराबाद के मंसफाती इलाके में प्राइवेट ट्रैवल बस आतिशबाजी का शिकार हो गई, लेकिन ड्राइवर के हाजिर दिमागी के सबब एक बड़ा हादसा भी टल गया। संगारेड्डी के रामचंद्रपुरम में चलती बस में अचानक आग लग गई। इसके बाद ड्राइवर ने बस को सड़क के किनारे रोक दिया। हादसे के वक्त बस में 26 मुसाफिर सवार थे। बस मुंबई से हैदराबाद आ रही थी। तमाम मुसाफिर बाल बाल बच गए हैं। तो मध्य प्रदेश से अहम खबर, जहां वज़ीर कमलनाथ गवर्नर से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। इजलास को मुलतवी करने के लिए सिफारिश कर सकते हैं। 6 वज़रा को काबीना से हटाने की भी दरख्वास्त कर सकते हैं। तो लगातार मध्य प्रदेश के सियासी हालात पर हमारी नजर बनी हुई है और इस वक्त की अहम खबर, जिस तरह से मेहताब आलम से हम बात कर रहे थे, उनका भी यही कहना था कि कुछ ही देर बाद वज़ीर आला कमलनाथ गवर्नर लालजी टंडन से मुलाकात कर सकते हैं। और अब ये खबर कि वो मुलाकात के लिए पहुंच गए हैं। सबसे अहम ये कि कोरोना वायरस को देखते हुए इजलास को मुलतवी करने के लिए सिफारिश कर सकते हैं कमलनाथ, और साथ ही साथ 6 वज़रा को काबीना से हटाने की भी दरख्वास्त कर सकते हैं। तो इस वक्त का इंतजार किया जा रहा था कि कब वज़ीर आला कमलनाथ गवर्नर लालजी टंडन से मुलाकात करेंगे और उनसे वो क्या कुछ कहेंगे, इस पर भी लगातार नज़र बनी हुई है। साथ ही साथ जिस तरह से मेहताब से हम बात कर रहे थे, मेहताब ने कहा था कि बीजेपी के अरकान असेंबली भी आज ही गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं और उनसे मुलाकात करके फ्लोर टेस्ट की भी वो मांग कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि बेहद अहम खबर, मुस्ताफी अरकान असेंबली को तलब करके उनकी पड़ताल करने की मांग की है। कांग्रेस लीडरों ने गवर्नर से शिकायत की है। और अब बात करेंगे कोरोना वायरस की।
मुल्क में कोरोना वायरस से पहली मौत की तस्दीक हो गई है। कर्नाटक के गुलबर्गा में गुज़श्ता दिनों काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी की मौत हुई थी। गुलबर्गा के डीसी बी शरत ने इसकी तस्दीक कर दी है। इंतकाल से पहले उनके खून के सैंपल लिए गए, जांच के लिए बेंगलुरु लैब भेजे गए। लैब ने जांच में कोरोना वायरस की तस्दीक की। 29 फरवरी को काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी सऊदी अरब से वापस आए थे। वतन वापसी पर कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद उन्हें गुलबर्गा के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनकी हालत में सुधार न होने पर उन्हें हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया गया। 10 मार्च को हैदराबाद से गुलबर्गा वापसी के दौरान काजी मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी की रास्ते में मौत हो गई थी। आपको बताएं कि अब तक मुल्क भर में 70 से ज्यादा मामले कोरोना वायरस की रोशनी में आ चुके हैं। मरकजी हुकूमत कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। कई रियासतों में तालीमी इदारे, सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स को बंद कर दिया गया है। भीड़ भाड़ वाले तमाम प्रोग्राम भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। और इस सब के बीच ईरान से आज मजीद 150 हिंदुस्तानियों को मुल्क वापस लाया जा रहा है। एयर इंडिया का तैयारा उन्हें मुंबई पहुंचाएगा। ईरान में फंसे हिंदुस्तानियों के मुकम्मल तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें मुल्क वापस लाया जा रहा है। उन्हें कुछ दिनों के लिए कर्तीमिया में रखकर उनकी तिब्बी निगहदाश्त की जाएगी। मुंबई से आज आ रहे हिंदुस्तानियों को जैसलमेर के फौजी अड्डे ले जाया जाएगा। बताया जाता है कि अभी हजारों हिंदुस्तानी ईरान में फंसे हैं। वाज़ेह है कि ईरान में कोरोना वायरस से सैकड़ों लोग अब तक हलाक हो चुके हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स की जानिब से शुरू किए गए विंग इंडिया 2020 में भी कोरोना का असर देखा जा रहा है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर इस प्रोग्राम का इनेकाद 15 मार्च तक जारी रहेगा। इसमें मुल्क के अलावा बैरून मुल्क के हवाबाजी के माहिरीन अपने करतब दिखाएंगे। गुज़श्ता साल मुनक़िदा विंग इंडिया प्रोग्राम में कई ममालिक के हवाबाज मौजूद थे। इस बार विंग इंडिया 2020 प्रोग्राम पर कोरोना वायरस के बादल छाए हुए हैं। आप लोगों ने कुछ ऑब्जर्व किया है लास्ट ईयर में जिस तरह का प्रोग्राम था ये विंग्स इंडिया, वो इस बार उस तरह का इसमें पार्टिसिपेशन कम है, क्या लगता है? बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस ही कम है। लास्ट टाइम तो बहुत भीड़ भाड़ थी, चलने की जगह भी नहीं थे। और जो एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन में जो इन्जॉयमेंट था, जो एंटरटेनमेंट होता था, वो सब कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। सब खाली खाली है, तो इतना मज़ा भी नहीं आ रहा घूमने में। वी आर नॉट एंजॉइंग दैट मच। अभी यहाँ आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं डेलीगेट्स? बिल्कुल, जो लास्ट ईयर जो पार्टिसिपेट आए थे बिजनेस पीपल, वो इस बार बहुत कम है। और उस वजह से इवन दो जो हमारे एयरक्राफ्ट डिस्प्ले में थे वो भी काफ़ी कम है। लास्ट टाइम एयरबस 380, बोइंग 780, ये सब बोइंग 787 सॉरी, ये सब आए हुए थे। लेकिन इस बार मतलब टोटली प्रोग्राम इज़ डल, मतलब उतना अच्छा, मतलब जितना क्राउड होना चाहिए उतना नहीं है। इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट भी उस तरह से आए हैं या फिर वो उनकी भी संख्या कम है? हाँ, वो संख्या इसलिए कम है कि वहाँ से उनको भी बोर्डिंग इधर आने का परमिशन भी नहीं मिला, तो वो लोग आने के लिए भी डर रहे। उसका नेशनल का प्रॉब्लम भी है एंड दे हैव विड्रॉन सम ऑफ द केसेस, दैट्स व्हाट वी केम टू नो। एंड लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट आल्सो रिड्यूस्ड, और रिड्यूस की वजह से इन लोगों को पूछा था कि फॉर द सेफ्टी इशू ऑफ कोविड एंड ऑल इट इज़ बेटर, ऑलरेडी वी हैव अनाउंसड, इसलिए एग्जीबिशन तो करा दिया जाएगा विद सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग। तो एवरी ईयर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एवरी ईयर से इस साल क्यों कम है? ड्यू टू कोरोना इफेक्ट, बिकॉज द गवर्नमेंट आल्सो दे वांट टू स्टॉप दैट दिस टोटल प्रोग्राम, बट समहाउ दे हैव मैनेज्ड दिस लिटिल बिट टू कंटिन्यू। एयरक्राफ्ट कुछ कम आए हैं क्या? एयरक्राफ्ट बहुत कम है अभी एक्चुअली। दिस बार आने 23 एयरक्राफ्ट आने हैं। 23 में अभी क्या है, टोटल अभी 3-4 आया था एक्चुअली ड्यू टू कोरोना इफेक्ट। कल भी 2 एयरक्राफ्ट आएगा, वो एक है बोइंग 783 समथिंग। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में हंगामा बरपा है। मरकजी और रियासती हुकूमतें आवाम से बार बार अपील कर रही हैं कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें। ऐसी ही एक अपील अपनी नज़्म के जरिए बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन ने अपने फैन से की है। आइए सुनते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक अमिताभ बच्चन ने अपने स्टाइल में नज़्म के जरिए क्या कुछ कहा है। बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस।
अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के केहू का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब। हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोलें सब, आवे देव करो ना फिरो ना ठेंगवा दिखाओ तब। खबरों में इतना ही। आदाब।